हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी 9वीं डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? वर्तमान सरकार भी श्रम कानूनों में सुधारों संसाधनों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही अपने अनेकों कल्याणकारी अथवा रोजगार परक योजनाओं के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में जुटी है, ताकि इस आधी आबादी को कोई कमतर, अबला अथवा कमजोर जैसे शब्दों से ना नवाजे। विपक्ष एक बार फिर देश को निराश कर रहा है। पिछले 6 महीने से संसद का सत्र बुलाने और कोरोना संकट सहित तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा की रट लगाने के बाद जब संसद का सत्र वास्तव में चल रहा है तो विपक्ष ने एक दिन भी कार्यवाही में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही नहीं, विपक्षी नेताओं ने यह साफ कर दिया कि उनकी ओर से यह पूरा सत्र वॉर्न आउट यानी धुल चुका है। ऐसी गैर जिम्मेदारी राजनीति में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सबसे आगे है। मई की शुरुआत में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मांग की थी कि वे फौरन संसद का विशेष सत्र आहूत करें। तब कांग्रेस नेता ने कहा था कि सत्र बेहद आवश्यक है, क्योंकि सभी राज्यों से आने वाले तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र में कोरोना संकट को लेकर उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। ये लोगों को कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए समाधान चाहते हैं। कांग्रेस के नए मित्र शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी विशेष सत्र की मांग दोहराई थी, जब सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया कि पूरी सरकारी तंत्र कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में जुटा है और संसद सत्र में लोगों का जुटना खतरे से खाली नहीं है, तो विपक्ष ने कई दिनों तक इस पर तीखी बयानबाजी की थी। सत्र का आगाज हुए 2 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। जो विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर में अप्रत्याशित संकटों के बीच सत्र के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा था, उसने अब तक एक दिन भी कामकाज चलने नहीं दिया है। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई, सरकार के उपायों और भविष्य की तैयारियों का ब्यौरा देने के लिए एक विशेष बैठक का आमंत्रण दिया, तो कांग्रेस सहित कुछ और दलों के नेताओं ने कहा कि जब सत्र शुरू हो गया है तो अलग से बैठक क्यों? जो कहना है सरकार को संसद के पटल पर ही कहना चाहिए। इससे ही साबित हो गया था कि विपक्ष संसद सत्र को लेकर कितना गंभीर है, जबकि कोरोना पर सर्वदलीय बैठक का सुझाव भी कांग्रेस की तरफ से ही आया था। यह गंभीरता तब काफूर हो गई जब पहले सप्ताह में ही विद्वानों का सदन कहे जाने वाले राज्यसभा में एक वरिष्ठ मंत्री के हाथ से छीनकर कागज फाड़े गए। लोकसभा में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि विपक्षी सदस्य अध्यक्ष पर कागज के टुकड़े फेंकने लगे। गैलरी में बैठे पत्रकारों की ओर भी कागज फाड़कर उछाले गए। वे सदन की कार्यवाही का ब्यौरा नोट करने वाले अधिकारियों को भी प्रताड़ित करने से नहीं चूके। इन तमाम नाटकीय स्थितियों के लिए विपक्ष कथित पेगासस जासूसी कांड का सहारा ले रहा है। इस विवाद पर सरकार के संबंधित मंत्री दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं। मुमकिन है विपक्ष उनके बचाव से संतुष्ट ना हुआ हो। अगर ऐसा था तो सबसे उत्तम फोरम राज्यसभा है, जहां नियमों के मुताबिक किसी भी मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण पूछने का प्राविधान है, लेकिन वहां तो विपक्ष का फोकस मंत्री के बयानों को हंगामे में दबाने
और फिर उनके हाथ में कागज छीनने में था। विपक्ष के अब तक रवैये से कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या कोरोना पर संसद का आपात सत्र बुलाना सिर्फ सरकार का ध्यान भटकाने का पैंतरा था? अगर मंशा चर्चा की थी तो विपक्ष चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते देख बहस के उल्टा पड़ने की आशंका से यू टर्न ले रहा है, या विपक्ष को डर है कि विस्तृत चर्चा हुई तो उसके मुख्यमंत्रियों की कलई खुल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का दम भर रहे नेता डर रहे हैं कि बिंदुवार चर्चा से यह कथित एकता तार-तार हो जाएगी? हालांकि विपक्ष की एकता का दावा कितना खोखला है, ये आए दिन उजागर हो रहा है। जब कांग्रेस बैठक बुलाती है तो तृणमूल के सांसद गायब रहते हैं, और जब तृणमूल नेता क्षेत्रीय दलों से मिलती है तो कांग्रेस कन्नी काट लेती है। वास्तविकता यह है कि कोरोना के संकट काल में संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल सियासी व्यवधान का किस्सा गढ़ रहे हैं। ये एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के बजाय सरकार का काम बाधित कर रहे हैं। भयंकर बीमारी के बीच विशेष सत्र बुलाने का शिकूफा छेड़ने वाले अब संसद को एक ऐसे हवाई मुद्दे पर ठप किए बैठे हैं जिस पर आम भारतीयों का ना तो कोई ध्यान है और ना कोई दिलचस्पी। इससे पहले भी जनता के मूड को समझे बगैर इधर उधर के मुद्दों पर बवाल करने की कीमत विपक्ष चुका चुका है। इस बार भी उसका यही हश्र होगा। सरकार बार बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि यह दोनों सदनों के नियमों, प्राविधानों तथा चेयरमैन एवं स्पीकर के दिशा निर्देशों के तहत कोरोना महामारी, किसान, महंगाई और बाढ़ आदि तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। कथित पेगासस जासूसी मामले पर भी सरकार ने बिना समय गंवाए संसद में बयान दे दिया, लेकिन कांग्रेस का स्वयंभू चौधरी बनने की चतुराई में लगी है। कांग्रेस अपनी नकारात्मक सोच को संपूर्ण विपक्ष का फैसला बताकर उन विपक्षी दलों की सकारात्मक सोच को संपूर्ण विपक्ष का फैसला बताकर उन विपक्षी दलों की सकारात्मक सोच को भी बंधक बनाना चाहती है, जो सदन में चर्चा और कार्य करने के पक्ष में है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल के साथ ही सरकार रक्षा क्षेत्र को आधुनिक और उन्नत तकनीकों के साथ रक्षा उत्पादन की व्यवस्था को भी सशक्त करना चाहती है। लोकसभा में पेश होने वाला अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक इसी सशक्त भारत की जरूरत को रेखांकित करता है। हालांकि बीते दिनों संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच पेश इस विधेयक की आवश्यकता को काफी पहले ही रेखांकित किया जा रहा है। इस विधेयक की जरूरत को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण और सशक्त रक्षा उत्पादनों को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। इसमें अनिवार्य रक्षा सेवाओं को बनाए रखने और अधिकांश जनजीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने व उससे संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। वास्तव में वर्तमान केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार, सामरिक नीति समूह का गठन, रक्षा अधिग्रहण सहित तमाम मुद्दों पर सरकार ने महत्वपूर्ण पहल को अंजाम दिया है। सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना चाहती है, बल्कि उसका ध्येय देश को रक्षा उत्पादों के निर्यातक के रूप में भी प्रतिष्ठित करना है। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया नारा दिया था। इसके साथ ही सरकार निर्यातक के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में कदम उठा चुकी है। आज रक्षा क्षेत्र में हम अपनी तैयारी वैश्विक स्तर पर निर्धारित कर चुके हैं। वैश्विक जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी नीतियों को समय समय पर परिष्कृत कर रहे हैं। इसी सशक्त भारत की दिशा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक एक ऐसा कदम है जिसका महत्व देश की सुरक्षा ने प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे यह विधेयक इस वर्ष 30 जून को लागू अध्यादेश का ही रूपांतरण है, जिसे विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया गया।
चूंकि सरकार द्वारा आयुष कारखाना बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का ध्यान रखने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों के संघ ने 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निश्चय किया था। लिहाजा संसद का सत्र नहीं होने के कारण देश की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अध्यादेश लागू किया गया था। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि ऐसे अध्यादेश या विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आयुध कारखाने काम करते हैं, जो रक्षा हार्डवेयर और उपकरण के स्वदेशी उत्पादक है। इनका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक युद्ध संबंधी उपकरण से सुसज्जित करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आयुध आपूर्तियों में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार के लिए आयुध कारखाना बोर्ड को 1 या अधिक 100% सरकारी स्वामित्व के अधीन कॉर्पोरेट अस्तित्व में परिवर्तन करने का निश्चय किया।